शादी को अभी एक ही दिन हुआ था। रावी, प्रतीक की नई नवेली दुल्हन, आज अपनी पहली रसोई की रस्म निभा रही थी। वो थोड़ी नर्वस थी। किचन में गाजर का हलवा बन रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि चीनी कितनी डालनी है, इसलिए उसने अपनी माँ को फोन मिला लिया। हेलो मम्मी। हाँ बेटा बोल, कैसी है? मम्मी मैं तो ठीक हूँ, बस वो हलवा बना रही हूँ। वो मम्मी जी को गाजर का हलवा पसंद है ना, तो ये पूछना था कि खोया अभी डालूं या बाद में? अरे बेटा पहले हलवा अच्छे से पकने दे, बाद में खोया डालना, इससे हलवा बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा ठीक है मम्मी। कोई और तो दिक्कत ना है ना तुझे? नहीं मम्मी सब ठीक है। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, बाद में फोन करूंगी। ठीक है बेटा, अपना घर संभालो। कावेरी ने फोन रख दिया और रावी पूरे मन से हलवा बनाने लगी। इधर लिविंग रूम में अवनी सोफे पर बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। उसकी नजर किचन पर ही थी। अपने पास बैठी राधा से उन्होंने कहा, मम्मी देखो, भाभी को आए 24 घंटे नहीं हुए और मायके की याद सताने लगी। किचन में काम कर रही है या गपशप? अरे करने देना बेटा, नहीं है, शायद कुछ पूछ रही होगी। मम्मी आजकल सब यूट्यूब पर मिलता है, ये तो बस बहाना है। अभी से हर छोटी बात अपनी मम्मी को रिपोर्ट कर रही है, देख लेना। अगर ऐसी आदत रही ना तो इस घर की बातें भी वहां पहुंचेंगी। इम्प्रेशन खराब कर रही है अपना। तभी रावी हलवा लेकर आई और टेबल पर लगा दिया। मम्मी जी अवनी, नाश्ता तैयार है और ये शगुन का हलवा। अवनी हलवे का एक चम्मच मुंह में डालती है और तुरंत मुंह बना लेती है। भाभी आपने इसमें काजू नहीं डाले क्या? सिर्फ बादाम दिख रहे हैं। वो काजू का डिब्बा नहीं मिल रहा था तो मैंने सिर्फ बादाम डाल दिए। हद है मम्मी, देखा पहली रसोई में ही कंजूसी। और भाभी अभी आप फोन पर इतना बिजी थी, अगर थोड़ा ध्यान डिब्बा ढूंढने में लगाती तो मिल भी जाता। काजू के बिना गाजर का हलवा अजीब है। हाँ रावी बेटा, ध्यान रखना चाहिए था, शगुन की चीज है, परफेक्ट होनी चाहिए। ये सुनकर रावी का चेहरा उतर जाता है। तभी प्रतीक हलवा खाकर कहता है, वाह क्या टेस्ट है रावी, मजा आ गया। अवनी तुझे काजू चाहिए तो अलग से खा ले, पर हलवा तो बेस्ट बना है भाई। भैया आप तो रहने ही दो, बीवी आती है इसकी तरफदारी शुरू। मैंने तो बस कमी बताई ताकि आगे से ध्यान रखे। मम्मी देखो भैया एक ही दिन में बीवी की साइड लेने लगे हैं। कमी नहीं, तू बाल की खाल निकाल रही है और मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ। हलवा जैसा बना है वैसा ही बोल रहा हूँ, खा ले चुपचाप। प्रतीक की बात पर अवनी मुंह फुलाकर बैठ जाती है। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि भाई ने उसकी जगह भाभी को सपोर्ट किया। खाना हो चुका था। रावी किचन समेट कर थोड़ी देर आराम करने अपने कमरे में चली गई। अवनी और राधा हॉल में टीवी देख रहे थे। मम्मी 3 बज गए, भाभी अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई है। अरे थक गई होगी बेटा, सुबह से काम कर रही थी, सोने दे। हमें कौन सा खेतों में काम करवाना है। अरे मम्मी क्या काम किया भाभी ने, बस हलवाई तो बनाया, बाकी काम तो मेड ने किया। मम्मी देखो ये आदत अच्छी नहीं है। ससुराल में नई बहू सबके साथ बैठती है, बातें करती है, ये तो ऐसे कमरे में बंद हो गई है जैसे हम लोग पर आए हो। हाँ बात तो तेरी सही है, थोड़ा मिलनसार होना चाहिए, वरना अपना ससुराल कैसे संभालेगी। वही तो, मुझे तो पक्का यकीन है वो अंदर बैठकर फिर अपनी मम्मी से वीडियो कॉल पर लगी होंगी। मम्मी ननद ऐसी है, सास वैसी है, यही चल रहा होगा। फिर अवनी जोर से कहती है, अगर इतना ही मम्मी के पास रहने का शौक था तो शादी क्यों की, वहीं बैठी रहती। तभी प्रतीक ऑफिस से आया। उसने अवनी की सारी बातें सुन ली थी। अवनी क्या बकवास कर रही है, वो नई है, उसे एडजस्ट होने में टाइम तो लगेगा ना। और अगर वो आराम कर रही है या अपनी माँ से बात कर रही है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? तेरी भी तो शादी होगी कल को, तू नहीं करेगी माँ से बात? भैया आप ना बीच में मत बोलो, मैं बात करूंगी पर लिमिट में, ऐसे नहीं कि घर वालों को इग्नोर कर दूं। आप तो बस बीवी की चमचागिरी करो। मम्मी मैं कह रही हूँ भाभी को समझा दो वरना सर पर चढ़ जाएगी। हाँ। राधा चुप रहती है, लेकिन अवनी की बातें उनके दिमाग में जहर घोल रही थी। अगले दिन संडे का था। प्रतीक का मूड अच्छा था। नाश्ते के टेबल पर उसने एक प्लान बनाया। रावी आज शाम को फ्री रहना, हम लोग मूवी देखने चलते हैं और फिर डिनर बाहर ही कर लेंगे। शादी के बाद हम कहीं गए भी नहीं है। सच्ची? ठीक है मैं तैयार हो जाऊंगी। वाह क्या बात है, शादी को 1 हफ्ता हुआ नहीं कि भैया भाभी के प्लान शुरू। और हम क्या यहाँ घर की चौकीदारी करेंगे? हमसे एक बार पूछा तक नहीं। अरे अवनी इतना ड्रामा क्यों कर रही है? अरे भाई हम कपल है, थोड़ा टाइम अकेले स्पेंड करना चाहते हैं। तुझे चलना है चल, तू भी चल। नहीं भैया मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। पर पहले संडे को तो हम पूरी फैमिली लंच पर जाते थे, जब पत्नी आ गई तो बहन और माँ फालतू हो गए। मम्मी देखा आपने, अब हमारे लिए इस घर में कोई जगह ही नहीं बची। भैया पूरी तरह बदल गया। प्रतीक अवनी सही कह रही है, पहला संडे है, सबको साथ ले जाता तो क्या हो जाता। तू तो पराया होता जा रहा है, अब हमारे कहने पर मुंह छू रहा है। अरे हमें नहीं जाना कहीं। मम्मी इसमें पराया होने की क्या बात है?
कोई बात नहीं प्रतीक, हम मूवी कैंसिल कर देते हैं। मम्मी जी और अवनी सही कह रही हैं। आज घर पर ही सबके लिए मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ, हम सब साथ में एंजॉय करेंगे। अब अवनी मन ही मन मुस्कुराती है, पर ऊपर से नखरे दिखाते हुए कहती है, रहने दो भाभी, अब एहसान मत करो, मूड तो खराब हो ही गया है। कमाल है यार, इंसान खुश भी नहीं रह सकता इस घर में। ठीक है, कैंसिल सब कुछ। प्रतीक गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। रावी उदास हो जाती है और अवनी को अपनी जीत पर सुकून मिलता है। उसने भाई और भाभी की पहली डेट खराब कर दी थी। अगले दिन सुबह रावी नहा धोकर कमरे से बाहर आई। उसने एक सिंपल सी कॉटन की कुर्ती और जींस पहनी थी, क्योंकि वो घर पर कंफर्टेबल रहना चाहती थी। भाभी ये क्या पहना है आपने? क्यों, क्या हुआ अवनी? ये कुर्ती और जींस है, घर पर तो पहन ही सकते हैं ना। मम्मी देखो तो, शादी को 4 दिन हुए नहीं और भाभी ने ये सब कपड़े पहनने शुरू भी कर दिए। भाभी तो काफी मॉडर्न निकली। अब इसमें मॉडर्न वाली क्या बात है दीदी, ये कपड़े मुझे आराम देते हैं तो पहन लिए। भाभी ये आपका मायका नहीं है जहाँ आप कुछ भी पहनकर घूमेंगी। हमारे खानदान में नई बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। कम से कम साड़ी नहीं तो ढंग का सूट तो पहनिए दुपट्टे के साथ। कोई मेहमान आ गया तो क्या सोचेगा? पर दीदी प्रतीक ने ही कहा मुझे ये पहनने के लिए। अरे प्रतीक तो लड़का है, उसे क्या पता रीति रिवाज। अवनी सही कह रही है रावी, अभी नई नई शादी है, थोड़ा बहू की तरह रहो। जींस वींस बाद में पहन लेना, जाओ बदल कर आओ। और हाँ भाभी, सर पर पल्लू रखने की जरूरत नहीं है, पर कम से कम कपड़ों में थोड़ी शर्म हया तो होनी चाहिए। जी मैं अभी बदल कर आती हूँ। रावी चुपचाप वापस अपने कमरे में चेंज करने चली जाती है। देखो मम्मी, शुरू में ना टाइट करके रखो, वरना ये आज जीन्स पहन रही है, कल को शॉर्ट्स पहनकर घूमेगी। राधा को भी अब अवनी की बातें सही लगने लगी थी। अगले दिन दोपहर में डोरबेल बजी। रावी ने दरवाजा खोला। सामने सावित्री जी खड़ी थी, जो ठीक ऊपर वाले फ्लैट में रहती थी। रावी बेटा कैसी हो? राधा है क्या? नमस्ते आंटी, मम्मी जी अंदर है, आइए ना। सावित्री जी अंदर आती है। अरे सावित्री आओ आओ बैठो, बहुत दिनों बाद आई। हाँ बस घर के कामों में फुर्सत ही नहीं मिलती। तेरी बहू तो बहुत प्यारी है राधा, बड़ी सुघड़ लगती है। मुझे भी मेरे आकाश के लिए बस ऐसी ही लड़की चाहिए। तभी रावी सबके लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है। भाभी मेरे लिए कॉफी लाना, चाय नहीं पीऊंगी। जी दीदी अभी लाती हूँ। रावी चुपचाप वापस किचन में कॉफी लाने चली गई। सावित्री ये सब बहुत गौर से देख रही थी। अचानक उनकी आंखों में एक चमक आती है, जैसे कोई फैसला लिया हो। राधा मैं एक जरूरी बात करने आई थी। देख हम सालों से पड़ोसी हैं। मैं तेरी अवनी को बचपन से देख रही हूँ। मेरा आकाश भी अब सेटल हो गया है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। मैं अवनी का हाथ अपने आकाश के लिए मांगने आई हूँ। सच में सावित्री, ये तो बहुत खुशी की बात है। आकाश तो हीरा लड़का है, और सबसे बड़ी बात, बेटी आंखों के सामने रहेगी, बस एक सीढ़ी ऊपर ही तो जाना है। हाँ आंटी, हमें कोई एतराज नहीं है। आकाश मेरा बचपन का दोस्त है, अवनी खुश रहेगी। वाह, ऊपर वाला फ्लैट, मतलब शादी के बाद भी मैं मम्मी के पास ही रहूंगी। जब मर्जी नीचे आ गई, जब मर्जी ऊपर। भाभी पर भी नजर रख सकूंगी। ससुराल भी मायके जैसा ही होगा। तो फिर पक्का समझू। बस एक बात है, मैं चाहती हूँ शादी जल्दी हो जाए, अगले महीने का मुहूर्त अच्छा है। हाँ हाँ हम बिल्कुल तैयार हैं। रावी जा मिठाई लेकर आ, अवनी की शादी पक्की हो गई। घर में सब खुश थे। आखिर अवनी की शादी जो पक्की हो गई थी। कुछ ही दिनों में अवनी और आकाश की शादी हो गई। विदा होकर अवनी को बस सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले फ्लैट में जाना था। अवनी बहुत खुश थी। उसे लगा सास तो मम्मी की सहेली है और घर भी जाना पहचाना है, तो उसकी लाइफ सेट है। अगले दिन शाम को अवनी रिलैक्स होकर सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी और उसने टेबल पर पैर रख लिए, जैसे वो अपने मायके में बैठती थी। हाँ फाइनली शादी हो गई। कितनी थकान हो गई थी। मम्मी को फोन करती हूँ, पूछती हूँ नीचे क्या चल रहा है। अवनी फोन निकाल ही रही थी कि सावित्री जी वहां आई। अवनी ये क्या तरीका है बैठने का, पैर नीचे करो। क्या हुआ मम्मी जी, मैं तो बस आराम कर रही थी। आराम अपने कमरे में करना, यहाँ नहीं। और सुन, ये तेरा मायका नहीं है जहाँ तू लाट साहब की तरह पैर फैला कर बैठेगी। यहाँ के कायदे अलग है। पर आंटी, मेरा मतलब है मम्मी जी आप तो। मैं तेरी सास हूँ अब। देख शादी होकर आई है तो बहू की तरह रहना सीख ले। मैंने देखा है तू नीचे अपनी भाभी पर कैसे हुक्म चलाती थी। यहाँ वो सब नहीं चलेगा। या जाकर सिंपल सा सूट पहन ले और फिर किचन में आ, रात के खाने की तैयारी करनी है। अभी? पर मम्मी जी अभी तो मैं थक गई हूँ, और आकाश ने कहा था हम आज खाना बाहर से ऑर्डर करेंगे। आकाश क्या कहेगा वो मैं देख लूंगी। और थकावट कैसी? तूने कौन सा पहाड़ तोड़ा है, बस तैयारी तो हुई थी। चलो उठ। और खबरदार जो अभी नीचे अपनी माँ को फोन मिलाया। अरे कल ही तो आई अपनी मम्मी के गले लगकर, जी नहीं भरा क्या?
इस तरह सावित्री जी हुक्म देकर चली जाती है। अवनी हैरान रह जाती है। जिस घर को वो अपना दूसरा मायका समझ रही थी वो तो अचानक से ससुराल बन गया। ये आंटी को अचानक क्या हो गया? ये तो एकदम हिटलर बन गई है। अगली सुबह अवनी किचन में चाय बना रही थी। उसकी आदत थी कि सुबह उठते ही अपनी माँ के साथ गपशप करना। उसने फोन कान और कंधे के बीच फंसाया और नंबर मिलाया। तभी सावित्री जी पीछे से आई और कहा, क्या हो रहा है रावी बेटा? सुबह की चाय के साथ ब्रेकिंग न्यूज नीचे पहुंचाई जा रही है क्या? हाँ नहीं तो मम्मी जी, वो तो बस मम्मी को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए फोन किया था। गुड मॉर्निंग बेटा, अभी 2 दिन नहीं हुए तुम्हें नीचे से ऊपर आए। कोई 7 समंदर पार ब्याही नहीं गई हो जो इतनी याद सता रही है। याद है जब तुम्हारी भाभी रावी अपनी माँ से बात करती थी तो तुम क्या कहती थी? अगर माँ के पल्लू से ही बंधे रहना था तो शादी क्यों की? तो वही नियम यहाँ भी लागू होता है। इस घर की बातें इस घर में रहेंगी। 24 घंटे मम्मी मम्मी करने की जरूरत नहीं है। पहले चाय छानो, फोन बाद में। जी मम्मी जी। हद हो गई यार, ये तो मेरी शब्द मुझे वापस सुना रही है। अवनी तो अब सावित्री से परेशान हो चुकी थी। रात में अवनी को लगा कि सावित्री जी सो गई होंगी। उसने अपनी भारी साड़ी उतारी और एक आरामदायक टी शर्ट और पजामा पहनकर हॉल में आ गई। लेकिन जैसे ही वो सोफे पर बैठी, सावित्री जी अपने कमरे से बाहर निकली। अवनी को देखते ही उनकी भवें तन गई। हे भगवान, ये क्या हुलिया बना रखा है? हम किसी पजामा पार्टी में आए क्या? मम्मी जी, वो साड़ी में बहुत गर्मी लग रही थी। घर में तो बस हम लोग ही है ना, तो मैंने सोचा। सोचना बंद करो अवनी। घर में हम लोग है का क्या मतलब? अगर अभी कोई मिलने आ गया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? कहेंगे सावित्री की बहू कैसे कपड़े पहनकर घूमती है। तुम्हें याद नहीं तुमने रावी से क्या कहा था? मर्यादा कपड़ों में होनी चाहिए। जाओ अभी कभी जाकर बदलो। जब तक इस घर की बहू हो ढंग के कपड़े पहनोगी। ये सब पहना है तो अपने मायके जाओ, यहाँ ये सब तमाशा नहीं चलेगा। पर मम्मी जी। पर कुछ नहीं, तुम इतनी समझदार हो, अगर भाभी को समझा सकती हो तो खुद तो समझ ही सकती हो। जाओ जाकर चेंज करो। अवनी के पास कोई चारा नहीं था। उसने जाकर कपड़े चेंज कर लिए। ऐसे ही 4 दिन बाद रविवार आया, वही दिन जब अवनी ने अपनी भाभी का प्लान खराब किया था। आज आकाश और अवनी ने बाहर डिनर का प्लान बनाया। अवनी बहुत खुश थी कि कम से कम घर से बाहर निकलने तो मिलेगा। दोनों तैयार होकर जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे, सावित्री जी बाहर आई। कहाँ की तैयारी है भाई? बड़े बन ठन के निकले हो। मम्मी, हम जरा डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं, 1-2 घंटे में आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, जाओ। अब बुढ़ापे में माँ को कौन पूछता है। पहले संडे को हम साथ बैठते थे, लूडो खेलते थे। अब पत्नी आ गई तो माँ तो फर्नीचर हो गई। जाओ बेटा, मौज करो। मैं अकेली बची हुई बासी रोटी खा लूंगी। मम्मी जी, आप भी चलिए ना हमारे साथ। नहीं बेटा, तुम दोनों एंजॉय करो। मुझे तो लगा था शादी के बाद परिवार बढ़ता है, पर यहाँ तो बेटा ही बढ़ गया। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। अवनी छोड़ो यार, मम्मी अकेले बोर होंगी। हम कैंसिल करते हैं, घर पर ही कुछ मंगा लेते हैं। आकाश, पर हमने बुकिंग की थी। अवनी प्लीज, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अवनी हैरान रह गई, क्योंकि ठीक यही सीन उसने नीचे क्रिएट किया था। आज वही तीर उसके सीने पर लगा था। अब उसे रावी के साथ किए अपने बर्ताव याद आ रहे थे। रात में आकाश ने बाहर से खाना मंगवा लिया। सभी ने खाना खाया और सोने चले गए, पर अवनी को आज नींद नहीं आ रही थी। वो हॉल में बैठी रो रही थी। तभी सावित्री जी पानी पीने बाहर आई। सावित्री जी को देखकर अवनी ने कहा, मम्मी जी, आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अब मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मेरी सास कम दुश्मन ज्यादा लग रही है। न मन का पहनने देती है, न बात करने देती है, न पति के साथ कहीं जाने देती है। क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? क्या मेरी कोई इच्छा है नहीं है? दर्द हो रहा है अवनी? बुरा लग रहा है? घुटन हो रही है? हाँ, हो रही है, बहुत हो रही है। यही घुटन रावी को भी होती थी जब तुम उसे ताने मारती थी। जब वो अपनी माँ से बात करती थी तो तुम्हें साजिश लगती थी। जब मैंने तुम्हें रोका तो तुम्हें घुटन लगी। जब वो जींस पहनती थी तो वो बेशर्म थी। जब तुम्हें रोका गया तो तुम्हारी आजादी छिन गई। जब वो अपने पति के साथ जाना चाहती थी तो वो परिवार तोड़ने वाली थी। और आज जब मैंने तुम्हें रोका तो मैं दुश्मन हो गई। सावित्री की बात सुनकर अवनी का रोना अचानक रुक गया। वो सावित्री को देखने लगी। मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ बेटा, मैं बस एक आईना हूँ। मैं तुम्हें वही दिखा रही थी जो तुम नीचे कर रही थी। मुझे जींस से, तुम्हारे फोन से या तुम्हारे घूमने से कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बस चाहती थी कि तुम महसूस करो कि एक ननद का छोटा सा ताना एक भाभी का दिल कैसे छलनी करता है। तुम उस घर की बेटी हो, पर रावी भी किसी की बेटी है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में नहीं पता था कि ये बातें इतना चुभती है। मैंने भाभी के साथ बहुत गलत किया। मैं बहुत बुरी हूँ। बुरी नहीं, बस थोड़ी नासमझ थी। अब समझ गई ना?
अब तुम इस घर में जैसे चाहो रहो, ये तुम्हारी ही दुनिया है। अवनी को अब अपने किए का पछतावा था और सावित्री जी जैसी सास को पाकर खुद को भाग्यशाली समझ रही थी। अगली सुबह अवनी नीचे मायके आई। रावी किचन में थी, राधा जी सोफे पर बैठी थी। आ गई मेरी लाडली। अरे तेरी भाभी का हाल देख, आज फिर प्रतीक के साथ मॉल जाने की जिद कर रही है। कल ही तो बस हार गए थे, पैर टिकते नहीं है इसके घर में। अब तू ही समझा जरा अपनी भाभी को। अवनी ने एक नजर रावी को देखा जो डरी सी किचन के दरवाजे पर खड़ी थी। मम्मी भाभी क्यों नहीं जा सकती? उनकी नई शादी हुई है, घूमने फिरने के यही तो दिन है। हैं? ये क्या बोल रही है तू? परसों तक तो तू ही कहती थी ये भैया को हमसे दूर कर रही है। मैं गलत थी मम्मी, और आप भी गलत हैं। अवनी ने अब रावी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी आप जाइए, जो पहनना है पहनिए, जहाँ जाना है जाइए। भैया आपके पति है, आपका उन पर पूरा हक है। मम्मी भाभी इस घर की बहू है, कैदी नहीं। अगर हम उन्हें खुश रखेंगे तभी ये घर खुश रहेगा। मुझे मेरी सास ने बहुत बड़ा सबक सिखाया है। जो इज्जत मुझे ऊपर चाहिए, वही इज्जत मुझे भाभी को यहाँ देनी चाहिए। रावी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अवनी को गले लगा लिया। थैंक यू दीदी। चलो देर आए दुरुस्त आए, फाइनली मेरी बहन को अकल आ गई। हाँ भैया, अब से ये ननदगिरी बंद, सिर्फ दोस्ती चालू। अवनी की बात सुनकर पूरा परिवार एक साथ हंस पड़ता है। लीला देवी अपने दोनों बेटों और बहुओं के साथ हंसी खुशी अपने घर में रह रही थी। वो बाकी सासों की तरह तेज और चालाक बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो तो बेचारी बड़ी ही सीधी सादी थी। पर लीला देवी के सीधेपन का उसकी दोनों बहुएं खूब फायदा उठाती थी। वैसे तो दोनों बहुओं को घर के काम बराबर बांटे हुए थे, पर फिर भी अक्सर वो कामकाज को लेकर लड़ती रहती। सरिता, तुमने रात को फिर से बर्तन धोकर ऐसे ही बाहर छोड़ दिए? अरे ड्रॉअर में क्यों नहीं रख देती? सुबह उठी तो मैंने देखा सारे के सारे बर्तन ऐसे ही रखे हुए हैं। रात को मेहमानों के चक्कर में कितना खाना बना है। आपने तो बस सब्जी बनाई, पर सोचो मैंने कितनी पूड़ियाँ बनाई, और फिर रात के बर्तन भी मुझे ही धोने होते हैं। अब मेहमानों के चक्कर में मेरे ऊपर तो इतना काम पड़ गया ना। मैं भी तो इंसान हूँ, कितनी थक गई कल खड़े खड़े। और आप लगा देती ना बर्तन ड्रॉअर में, आखिर देरी कितनी लगती है? अरे मुझे सुबह सुबह इनका नाश्ता बनाना था, फिर लंच बनाना था। इनका तो ऑफिस जल्दी का है ना। अब बताओ, पहले ड्रॉअर में बर्तन लगाने बैठ गई तो कब नाश्ता बनेगा और कब लंच बनाऊंगी? अरे बहू, मेरी चाय बन गई क्या? कहाँ माँ, दीदी मुझे सुनाना बंद करे तब तो बनाऊं चाय। अरे मैंने बस वही तो करने को बोला जो तुम्हारा काम है। मेरा काम इतना ज्यादा और आपका इतना सा काम? मेरा काम कोई कम नहीं है। अरे अरे क्या बात हुई है, बताओ। ये देखो माँ जी, रात से बर्तन यहीं पड़े हैं जो कि सरिता ने धोने के बाद ड्रॉअर में नहीं रखे, और ऐसा ना आजकल रोज ही हो रहा है। रात को मैं इतना थक जाती हूँ कि हिम्मत ही नहीं होती माँ जी। अरे बस इतनी सी बात, मैं रख दिया करूंगी बर्तन ड्रॉअर में, बस तुम लड़ो मत। दोनों बहुएं मुंह सड़ाकर वहां से चली जाती है और लीला देवी बेचारी सारे बर्तन ड्रॉअर में रखने लगती है। शाम को लीला देवी जब बाहर कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी तो उसकी बड़ी बहू लता वहां आकर पूछती है, माँ जी खाने में क्या बनाना है? देखो फ्रिज में क्या क्या रखा है। फ्रिज में तो भिंडी रखी हुई है बस। हाँ तो ऐसा कर भिंडी ही बना ले। ठीक है माँ जी। लता फ्रिज से भिंडी निकालने लगती है। पहले इतनी भिंडी को काटो, एक एक भिंडी को चेक करो कि उसमें कहीं कीड़ा तो नहीं, तब जाकर ये भिंडी पकेगी। ये सब्जी काटना क्या मुसीबत का काम है। अच्छा, तो आज भिंडी बन रही है। सही है, इनको तो भिंडी बड़ी ही पसंद है। हाँ, पर इतनी सारी भिंडी बनने के बाद जरा सी हो जाती है। कम से कम 1 किलो भिंडी बनानी पड़ेगी, तब जाकर सबको पूरी पड़ेगी। एक काम करो, थोड़ी सी भिंडी तुम भी कटवा दो। अरे पर सब्जी बनाना तो आपका काम है। अरे तो सब्जी बनाना है ना, सब्जी काटना थोड़ी ना है। देखो, जो सब्जी बनाएगा वही तो सब्जी काटेगा। वैसे भी आपका काम है ही क्या, यूं छौंक लगाया और हो गया। मुझे देखो, अभी आटा गूंदूंगी, उसके बाद फिर जाकर एक एक रोटी पकाऊंगी। अरे तुम्हारे पति को ही सबसे ज्यादा भिंडी चाहिए होती है, तो थोड़ी मदद तो करनी पड़ेगी ना। और जब आपके पति 2 रोटी फालतू खाते हैं तो क्या आप मेरी मदद करती हो? अब सब्जी काटने के पीछे दोनों देवरानी जेठानी में फिर से बहस छिड़ जाती है। दोनों एक दूसरे को सुनाने लगती है। उनकी आवाज सुनकर लीला देवी टीवी छोड़ के जल्दी से रसोई में भागती है। अरे अरे बहुओं, क्या हो गया, क्यों लड़ रही हो दोनों? देखिए ना माँ जी, सुबह बर्तनों के पीछे मुझे इतना सुना रही थी, अब बोल रही है भिंडी कटवाओ।
अरे जब सब्जी बनाना इनका काम है तो काटना भी तो इनका हुआ ना। वैसे भी सब्जी बनाना सबसे आसान काम है। क्या आसान काम है? पता है आधा घंटा तो सब्जी काटने में लग जाता है। अरे अरे बस करो दोनों, सब्जी काटनी है ना, ला मुझे दे भिंडी, मैं काट देती हूँ, और आगे से ना सब्जी मुझे ही दे दिया करना, मैं काट कर रख दूंगी। लीला देवी सारी भिंडी खुद काटने बैठ जाती है। ये देखकर सरिता को बड़ी चीड़ होती है कि माँ जी तो उसकी जेठानी का सारा काम करवा रही है। अब जब सरिता रसोई में गर्मी में खड़ी आटा गूंदने लगती है तो वहाँ लता 2 मिनट में भिंडी छोंक कर निकल जाती है। ये देखकर सरिता और आग बबूला हो जाती है। मैं ही पागल हूँ क्या? ये तो आई 2 मिनट में सब्जी में छौंक लगा कर चली गई। मैं तो एक एक रोटी बनाऊं, फिर उसे सेकूं, फिर घी लगाऊं। मुझे इतना मुश्किल काम दे दिया है और इनको इतना आसान। ये तो सरासर गलत है। अरे सरिता, रोटियां बन गई हो तो डाइनिंग टेबल पर लगा दो, मैं सब्जी ले जा रही हूँ। रोटियां बनाना आपकी सब्जी बनाने जैसा नहीं है। बस यूं ली और डाल दी कढ़ाई में और बन गई। एक एक रोटी बेलकर सेकनी पड़ती है, टाइम लगता है। अरे तो रोटी जैसे बनती है वैसी तो बनाओगी ना। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सब बाहर खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, पर यहाँ तो रोटियों का आता पता ही नहीं है। ठीक काम करो, ये लो चकला और बेलो रोटी, मैं फटाफट सेक देती हूँ। अरे भाई, मेरा काम मैं कर चुकी हूँ, तुम इतनी देर से रसोई में आती हो तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो सब्जी लेकर बाहर जा रही हूँ, तुम रोटी ले आना जल्दी से। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। लता सब्जी टेबल पर रखकर सबके साथ बैठ जाती है। अरे क्या आज खाने में बस सब्जी ही मिलेगी? रोटियां कहाँ हैं? रोटियां तो अभी बनी ही नहीं है। अभी तक रोटी नहीं बनी? मैं देखती हूँ अभी जाकर। सास उठकर रसोई में जाती है तो देखती है सरिता ने अभी रोटी बनाना शुरू ही किया है। अरे बहू, अभी तक रोटी नहीं बनी, इतनी देर कैसे हो गई? अरे माँ जी, मेरा काम सब्जी बनाने जैसा आसान थोड़ी ना है कि छौंक कर यहाँ वहाँ चल दिए। एक जगह खड़े रहकर एक एक रोटी बनानी पड़ रही है। मैंने अभी दीदी को बोला भी था कि आप रोटी बेल दो और मैं सेक देती हूँ, पर वो कहाँ मेरी कोई मदद करेंगी। अरे कोई ना बहू, मैं तेरी मदद कर देती हूँ। ला, मैं रोटी बेल देती हूँ और तू सेक दे। अब लीला देवी सरिता से बेलन लेकर रोटियां खुद बेलने लगती है। सरिता बस खड़े खड़े रोटियां सेक देती है। उस रात को सबको बड़ी ही देर से खाना नसीब होता है। अब घर की स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि अक्सर देवरानी जेठानी में काम के पीछे झगड़े होने लगे हैं। लीला देवी अक्सर उन झगड़ों को निपटाने के चक्कर में खुद ही काम करने लगती है। धीरे धीरे करके लीला देवी के सर पर कब इतना काम पड़ जाता है कि उसे एहसास भी नहीं होता। एक दिन जब लीला देवी छज्जे पर कपड़े सुखा रही थी कि अचानक उसकी बहन घर आ जाती है। लीला, अरे ओ लीला, अरे कोई घर पर है कि नहीं? अरे शांति आई है क्या? मैं बस अभी आई। पर तू है कहाँ? अरे छज्जे पर कपड़े सुखा रही थी। तू बैठ और बता, चाय बनाओ या ठंडा? तू पहले यहाँ बैठ और ये बता, तेरी दोनों बहुएं कहाँ हैं जो तू कपड़े सुखा रही है? अरे कपड़े तो बहू ने ही मशीन में डाले थे, वो तो बस मैंने थोड़ी मदद कर दी। तू भी ना कभी नहीं समझेगी। शांति 2 दिन अपनी बहन के घर ही रुकती है। शाम को जब दोनों बहनें बैठकर चाय के साथ गप्पे मार रही थी तो लीला कहती है, चल मैं ना जरा बहू के साथ रोटी बिलवा दूं, फिर दोनों बहन बैठकर खूब बातें करेंगे। अभी दिन में तुम कपड़े सुखा रही थी, थोड़ी देर पहले सब्जी काट रही थी, उसके बाद तुमने सारे बर्तन ड्रावर में लगाए और फिर किचन की सफाई भी की। अब तुम बोल रही हो कि तुम रोटी बेलने जा रही हो। ये सब आखिर हो क्या रहा है? अरे बहन क्या बताऊं, मेरी दोनों बहुएं अक्सर इन छोटे छोटे कामों के पीछे लड़ जाती है, तो बस घर में शांति बनी रहे इसीलिए मैं थोड़ी मदद कर देती हूँ। अरे तो दोनों को बराबर बराबर काम बांटते ना, क्या दिक्कत है? कोई लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। अरे सब बांट रखा है, फिर भी लड़ाई ख़त्म नहीं होती। अगर बड़ी बहू सब्जी बनाती है तो सब्जी काटने पर लड़ाई, छोटी बहू रोटी बनाती है तो रोटी बेलने पर लड़ाई, कोई कपड़े धोता है तो सुखाने की लड़ाई, बर्तन मांज कर उन्हें लगाने की भी लड़ाई। अब कैसे काम बांटूं, इसलिए मैं खुद कर लेती हूँ। ये तो बड़ी ही समस्या है, पर अब क्या कर सकते हैं। खैर चल तू बैठ, मैं अभी आई। लीला देवी रसोई में जाती है, पर शांति देवी का दिमाग शांत नहीं रहता। उसे अपनी बहन के साथ जो हो रहा था बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो दोनों बहुओं को सबक सिखाने का ठान लेती है। बहुत बेवकूफ़ बना लिया इन दोनों ने मेरी बहन को। अब मैं इनको अच्छा सबक सिखाऊंगी।
शांति रात को अकेले में अपनी बहन लीला के साथ बैठकर उसे समझाती है कि कैसे उसकी दोनों बहुएं उसे पागल बना रही है। इन दोनों की लड़ाई में तू पीस रही है बस। ये दोनों तुझे पागल बना रही है और तू बन भी रही है। थोड़ी अकल लगा अपनी। अरे पर मैं क्या कर सकती हूँ, हर वक्त दोनों छोटे छोटे कामों पर लड़ना शुरू कर देती हैं। अब कैसे भी लड़ाई खत्म हो यही सोचकर मैं ही बोल देती हूँ कि ये काम मैं कर दूंगी। हाँ तो बहुत कर लिया तूने काम। अरे जिंदगी भर तूने कम काम किया है क्या, जो अब दो बहुओं के होते हुए भी काम करेगी? ये सब घर के काम करना इनका ही काम है और इनको ही करने पड़ेंगे। अरे तो ये दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देंगी, देख। हाँ, जैसे चल रहा है ना वैसे ही ठीक है। अरे बहन तू मेरी बात तो सुन। मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है, जिससे ना ये खुद तुझे आकर बोलेंगी कि माँ जी आप रहने दो, ये काम हम खुद कर लेंगे। अरे ऐसा तो सपने में भी मुमकिन नहीं है। अरे बस तू वैसे वैसे करती जा जैसा मैं तुझे बता रही हूँ। शांति अपनी बहन लीला के कान में कुछ बोलती है। क्या ये आइडिया काम करेगा? अरे बिल्कुल करेगा, तू बस कल से ऐसे ही करना। अब शांति को तो अगले दिन का बेसब्री से इंतजार था, पर लीला थोड़ी घबराई हुई थी कि वो ये सब आखिर कैसे करेगी। उसे तो उस रात ठीक से नींद भी नहीं आती। फिर अगले दिन लता सब्जी बनाने के लिए फ्रिज से बैंगन निकालकर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, फ्रिज में बस बैंगन ही पड़े हैं, तो आज दिन के खाने में आलू बैंगन बना देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बहू, आलू बैंगन ही बना दो। ये लीजिए माँ जी, आप ये काट दो। हाँ बहू यही रख दे, मैं काट दूँगी। ये लो चाकू और काटो। अब लीला देवी आलू काटना शुरू करती है और वो इतने मोटे मोटे आलू काट देती है कि उसे आलू को काटने में 2 मिनट भी नहीं लगते। देख शांति, ये ठीक है ना? ऐसे ही काटने थे ना? बहुत बढ़िया बहन। अब ये ले बैंगन और इसको इतना बारीक काट दे कि बस कढ़ाई में डालते ही घुल जाए। ये मैं ठीक तो कर रही हूँ ना? अरे ज़्यादा सोच मत, ले काट दे फटाफट इस बैंगन को। लीला देवी बिल्कुल वैसे ही बारीक बारीक बैंगन काट देती है। अब वो कटी हुई सब्जी ले जाकर रसोई में रख देती है और फिर जब लता वहाँ सब्जी बनाने आती है तो आलू बैंगन देखकर बड़ी हैरान हो जाती है। ये माँ जी ने कैसे सब्जी काटी है, इससे अच्छा तो मैं ही काट लेती। खैर मुझे क्या, मेरा आधा काम तो खत्म हो गया ना। लता आलू बैंगन की सब्जी बनाकर रख देती है। अब आती है सरिता की रोटी बनाने की बारी। सरिता आटा गूंथकर अपनी सास को बुलाकर लाती है, पर लीला देवी को अब अच्छे से पता था कि उसे क्या करना है। लीजिए माँ जी चकला बेलन और रोटी बेल दीजिए, मैं रोटी सेक देती हूँ। हाँ हाँ बहू, देख कैसे फटाफट सारी रोटियां बेल देती हूँ। लीला देवी बेलन उठाती है और ऐसी मोटी मोटी रोटियां बेल कर रख देती है कि उनको सेकते सेकते सरिता के पसीने छूट जाते हैं। माँ जी, ये रोटी जरा सी पतली कर देती तो जल्दी सीख जाती ना। अरे देख बेटा, मेरा काम रोटी बेलना है। पहले तुझसे रोटी नहीं बेली जा रही थी, अब सीख भी नहीं जा रही क्या? हाँ, ऐसा है तो तू बाहर जाकर आराम से बैठ जा, रोटियां सेकने का काम भी मैं ही कर दूंगी बस। नहीं नहीं माँ जी, जैसे बेल रही हो वैसे ही बेल दो। सरिता को एक एक रोटी सेकने में इतनी देर लग जाती है कि सब भूख से बेहाल हो जाते हैं। अरे सरिता जल्दी से रोटी ले आओ, बहुत भूख लग रही है। अभी लाई। आज तो ये रोटी बिरबल की खिचड़ी से कम नहीं लग रही मुझे। दोनों देवरानी जेठानी रोटी सब्जी लेकर बाहर आती है और सबको खाना परोस देती है। अब जैसे ही दोनों के पति पहला निवाला लेते हैं तो उनकी शक्ल बन जाती है। अरे लता, ये कैसे सब्जी बनाई है? आलू एकदम कच्चे, और ये आलू के साथ क्या मिलाया है? जी वो बैंगन। अरे तो बैंगन है तो दिखने तो चाहिए, तुमने तो चटनी की तरह पीस डाला इनको। जी सब्जी तो माँ जी ने काटी है। अरे एक तो माँ ने सब्जी काट कर दी और तुम उनकी गलती निकाल रही हो। वैसे सब्जी बनाई तो तुमने है ना, तो उसमें काटने वाले की क्या गलती? तुम्हें ठीक से देखनी चाहिए थी कि पकी है कि नहीं। जी मैं आगे से ध्यान रखूंगी। वो तो ठीक है, पर सरिता आज तुमने ये रोटी की जगह क्या उपले बना दिए, इनको कैसे खाऊं मैं? और सच में मेरे तो ना दांत भी बड़े कमजोर है बेटा। पर रोटी तो माँ ने बेली है। अरे माँ एक तो तुम्हारी इतनी मदद करती है, वो भी इस उम्र में और गर्मी में, और तुम उनकी गलती बता रही हो। रोटी बेलना क्या उनका काम है? हाँ, अगर उन्होंने रोटी बेली भी है तो सेकी तो तुमने है ना। अरे बच्चों, तुम अपनी बेबियों को मत डांटो, इसमें मेरी ही गलती है। मैं कल से ना ठीक से काम करूँगी। ये कैसी बात कर रही हो माँ? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये काम इनके हैं आपके नहीं। दोनों भाई गुस्से में वहाँ से उठकर चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे उनकी बीवियाँ भी।
देखा, आया ना मज़ा। अब बस तू देखती जा कैसे तेरी दोनों बहुओं को मैं लाइन पर ले आती हूँ। अरे पर अब आगे क्या करना है? अरे अभी सब्र रख, आराम आराम से सब करना है। रात होती है और सरिता बर्तन धोकर निकाल लेती है। अब लीला देवी का काम सारे बर्तन ड्रॉर में रखने का था। वो देखती है कि बर्तनों में सरिता की माँ का दिया हुआ बड़ा ही सुंदर कांच का बॉल रखा है। बस फिर लीला देवी पहले तो कुछ बर्तन अच्छे से ड्रॉर में लगा देती है और वो बॉल को उठाकर नीचे गिरा देती है। आवाज़ सुनकर सरिता दौड़ कर आती है। क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, वो मैं बर्तन लगा रही थी ना तो ये गिर गया। हाँ, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो वही बॉल है जो मेरे भैया पेरिस से ले आए थे। ये इम्पोर्टेड था माँ जी। अरे मैं क्या जानूँ इम्पोर्टेड फिम्पोर्टेड, मैं तो बर्तन रख रही थी और ये मेरे हाथ से छूट गया। माँ जी आप एक काम करो, आप अंदर जाओ, ये सब मैं कर लूंगी। अरे पर बेटा तुझे और भी तो काम होंगे ना। नहीं माँ जी, मुझे कोई काम नहीं है, आप जाओ, मैं कर लूंगी ये। अच्छा, जैसी तेरी मर्जी। लीला देवी सारी बात अंदर जाकर अपनी बहन को बताती है और दोनों बहनें खूब हंसती हैं। अगले दिन लता हमेशा की तरह ढेर सारा पालक अपनी सास को लाकर थमा देती है। अब लीला देवी भी वो लीला देवी नहीं थी जो चुपचाप उसका काम कर देती। उन्होंने पालक साफ तो किया, पर ऐसा किया कि शांति भी देखती रह गई। माँ जी, पालक काट दिया आपने? हाँ बहू, अच्छे से काट दिया, ले जा और बना दे। माँ जी, ये इसमें तो कूड़ा रह गया है। मुझे तो दिखाई नहीं देता ना, अब मुझे क्या पता कि कूड़ा है या पालक। अच्छा ठीक है। लता पालक अंदर लेकर जाती है। माँ जी ने ये कैसा पालक साफ किया है? साफ किया है या गंदा? अब अगर मैंने इसे बना दिया और रात को इनके मुंह में कुछ कचरा आ गया तो मैं तो गई काम से। और ये भी तो नहीं बोल सकती कि माँ जी ने साफ करके काटा है। अब मैं एक काम करती हूँ, आलू ही बना लेती हूँ। माँ जी को बोलती हूँ आलू काट देंगी। अरे अरे लता, तो फिर से वही गलती कर रही है। माँ जी से सब्जी कटवाने से अच्छा है कि मैं खुद ही काट लिया करूँ। लता खुद ही आलू काटने लगती है। इतने में वहाँ सरिता आती है और अपनी जेठानी को सब्जी काटती हुए देखकर हंसने लगती है। क्या हुआ दीदी, आज खुद सब्जी काट रही हो? माँ जी ने कैसे आलू बैंगन काटे थे देखा था ना? अगर वो याद नहीं तो पीछे पड़ा पालक जाकर देख लो, पूरा कचरा भरा हुआ है। और माँ जी बोलती है उनको दिखाई नहीं देता कि कचरा है या पालक। भाई मैं तो खुद ही सब्जी काट लिया करूँगी अब से। आप सही बोल रही हो, कल की रोटियां सेकते सेकते मेरी तो हालत ख़राब हो गई और फिर भी ना वो कच्ची रह गई। रात को तो इनके पेट में भी दर्द हो गया था। मैं अभी ना अपनी रोटियां खुद ही बेल लूँगी। हाँ सरिता, माँ जी से काम करवाने के चक्कर में हम अपना काम और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि हम आज ही अपने अपने काम अच्छे से बांट लेते हैं ताकि आगे से कोई लड़ाई ना रहे। लीला देवी और शांति रसोई के बाहर कान लगाकर दोनों देवरानी जेठानी की बातें सुनकर हंस रही थी। अरे बहू, कुछ मदद करनी है तो बता दे, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी। नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं।